नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। देहरादून यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जबकि फरवरी दूसरे सप्ताह में विधानसभा सत्र आयोजित हो सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को जाने वाले थे, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर इस बीच मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ जाएंगे तो वहां पर आम जनता को असुविधा होगी। इस बात को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने ये तय किया है कि इसके लिए 10 फरवरी के बाद आगामी कार्यक्रम तय किया जाएगा। उसी के अनुसार उत्तराखंड की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। 10 फरवरी के बाद बनाएंगे, क्योंकि अभी अत्यधिक श्रद्धालुओं का वहां पर आगमन हो रहा है, इसलिए किसी को कोई असुविधा न हो। अन्यथा अभी चूंकि बहुत बड़ी संख्या आप सब लोग स्वयं देख रहे होंगे, तो उनको व्यवस्थित कर रहे हैं और 10 फरवरी के बाद क्या आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहले से सुनियोजित कार्यक्रम 2 फरवरी को था रामलला के दरबार जाने का, मगर अब बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऐसे में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने अभी मुख्यमंत्री धामी नहीं पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को पहले जाने वाले थे, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर इस बीच मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ जाएंगे तो वहां पर आम जनता को असुविधा होगी, और इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने यह तय किया है कि इसके लिए वो 10 फरवरी के बाद आगामी कार्यक्रम तय किया जाएगा। उसी के अनुसार उत्तराखंड की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहले से ही अयोध्या दौरा 2 तारीख को सुनियोजित था, मगर जिस प्रकार से लगातार अयोध्या में लोगों का तांता और भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा रिशेड्यूल करवा दिया है। अब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट 2 फरवरी की जगह उस पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में अगर इस बीच मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ जाएंगे तो वहां आम जनता को असुविधा होगी। इसी को बात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट 10 फरवरी के बाद आगामी कार्यक्रम के लिए जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 8 सितंबर 2023 को अनिश्चित काल के लिए उत्तराखंड विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था। अब विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही 5 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा। बता दें कि 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित किया गया था, जिसके बाद आज सत्र किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। साथ ही पिछले साल 8 सितंबर को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था। बता दें कि सत्र के तीसरे दिन सरकार ने उत्तराखंड विनियोग यानी कि 2023-2024 का अनुपूरक विधेयक समेत 11 विधेयक ध्वनिमत से पारित कराए थे। साथ ही विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली थी। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में सत्र को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार। आपको बता दें कि इस सत्र को पिछले साल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब सत्र का आगाज 5 फरवरी से होने जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा। इस सत्र को 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद आज सत्र किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी।
पिछले साल 8 सितंबर को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था। साथ ही आपको बता दें कि सत्र के तीसरे दिन सरकार ने उत्तराखंड विनियोग विधेयक समेत 11 विधेयक ध्वनिमत से पारित कराए थे। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली थी। रानीखेत विधानसभा के ग्राम बिल्लेख और पिलखोली में जंगली जानवरों से कृषि खेतों को बचाने के लिए तारबाड़ का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने किया शुभारंभ। बता दें कि जिस तरीके से जानवरों का लगातार कहर जारी था, उसी को देखते हुए विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने तारबाड़ का क्षेत्र में शुभारंभ किया। सर्वप्रथम ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का फूल मालाओं से इस अवसर पर स्वागत किया। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार जंगली जानवर हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही आज बिल्लेख और पिलखोली में इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हमारी सरकार की चिंता थी कि खेती को कैसे बचाया जाए। इसके लिए फेसिंग तार बाढ़ की योजना चलाई जा रही है ताकि कैसे भी करके पहाड़ों में हो रही खेती को बचाया जा सके। बता दें कि तार बाढ़ से जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान कम पहुंचता है। उत्तराखंड में जिस प्रकार जंगली जानवरों ने हमारी खेती को नुकसान पहुंचा दिया है, तो हमारी भी चिंता थी और हमारी सरकार की आदरणीय धामी जी की चिंता थी कि हमारे यहाँ की खेती को कैसे बचाया जाए। इसलिए जो चेन लिंक फेंसिंग, जो तारबाड़ का एक पूरा प्रोग्राम बना है, तो मेरा भी अनुरोध था कि जिला प्लान से या फिर विधायक निधि से किसी भी प्रकार हमारे जो खेती अभी आबाद है, जिनकी गाँव में खेती हो रही है, उन खेतों को बचाने के लिए चेन लिंक से उन खेतों को जब घेरेंगे तो जंगली जानवरों का नुकसान कम होगा। तो उसी अभियान के तहत आज मैंने पहले बिल्लेख में चेन लिंक फेंसिंग के कार्य का अभी शुभारंभ किया, उसके बाद आज बिल्कुल किया। आपको खबर बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर, 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए बसपा के साथ ही समाजवादी पार्टी भी मुश्किलें पैदा करेगी। सपा ने कांग्रेस से गठबंधन होने की सूरत में लिया फैसला। राज्य की हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर किया दावा पेश। सपा ने कहा कि गठबंधन कामयाब न होने की स्थिति में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की है सपा की तैयारी। के जहां हर पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीतियां बना रही है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर भी अब सामने आई है। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए बसपा के साथ ही समाजवादी पार्टी भी मुश्किलें पैदा करती नजर आ रही है। सपा ने कांग्रेस से गठबंधन होने की सूरत में लिया फैसला। कहा कि राज्य के हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपना दावा पेश किया। साथ ही कहा कि गठबंधन कामयाब न होने की स्थिति में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में देखिए, आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है और जिसमें हमने तमाम वर्गों के लोगों को बुलाया है। शिक्षाविद भी हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं और व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बेरोजगार छात्र संघ के लोग हैं। तमाम संगठनों के लोगों को, हमने राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों को बुलाया है। वो अपनी राय यहाँ पर दे रहे हैं। घोषणा के पत्र के संबंध में अच्छी राय आ रही है। जो भी ठीक ठाक राय उत्तराखंड से संबंधित होगी, निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उसे हमारे जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र है उसमें सम्मिलित करने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी संगठनात्मक होकर महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा का गांव चलो अभियान काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सांसद, भाजपा के पदाधिकारियों सहित बीजेपी के तमाम नेता सभी अपने बूथ स्तर पर गांव चलो अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान के तहत भाजपा की नीतियों के चलते केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें जनता के साथ संवाद किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि भाजपा के कोई कार्यकर्ता हुआ पदाधिकारी और मंत्री वैसे तो गांव जाते नहीं, जनता की समस्या सुनते नहीं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भाजपा को गांव चलो अभियान की शुरुआत करनी पड़ती है। वहीं भाजपा ये जरूर बताए कि जनता को जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उन गांव में कितना विकास हुआ है। बीजेपी बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। ये भाजपा की रणनीति बन चुकी है। अब बीजेपी विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति करना जानती है। जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान ये फरवरी के महीने में 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में होगा और इसमें जो हमारे उत्तराखंड में 11,729
पोलिंग बूथ हैं, उन सभी बूथों पर हमारे नेतागण 24 घंटे का प्रवास करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एक एक बूथ पर जाएंगे और उस बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। 24 घंटा वहां निवास करेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जितना मत हमको 2019 में मिला है उस मत को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। पिछली बार का चुनाव में हमको लगभग 62% पोल बीजेपी के पक्ष में हुआ है। इस समय हमने 10% मत बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। कि उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी है। कल जहां स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक कांग्रेस में हुई थी, वहीं आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि केंद्रीय मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य आज उत्तराखंड से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां हर पार्टी ने अपनी कमर कस दी है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस भी अब लगातार पूरा जोर होकर तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। कल जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक की, तो वहीं आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होने जा रही है। बता दें कि कई लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसमें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीतियों का मंथन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि केंद्रीय मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य आज उत्तराखंड से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई सारी रणनीतियों पर नेताओं के साथ मिलकर चर्चा होगी। साथ ही इस बैठक में केंद्रीय मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य आज उत्तराखंड से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले कारसेवकों को भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण बहुत चुघ ने शाल उड़ाकर सम्मानित किया और वर्तमान समय में जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिजनों को सम्मानित कर सभी का आभार जताया। श्री चुघ ने कहा कि कार सेवकों के आंदोलन की बदौलत ही आज सैकड़ों वर्षों बाद यह सपना साकार हुआ है कि जब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर देश में एक अलख जागी थी, जिसको तमाम कार सेवकों ने प्रज्वलित किया और अपने जीवन का उत्सर्ग किया। ऐसे कई कार सेवक थे जिन्होंने कई दिनों तक जेल भी काटी और पुलिस की अमानवीयता भी सहन करनी पड़ी, लेकिन उन्हीं के हौसलों की बदौलत ये देश राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सभी को शत शत नमन है। बताया जाता है कि रामपुरा के भाजपा नेता राज कोली के पिताजी हिंदूवादी नेता स्वर्गीय बलवंत कोली के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने राम मंदिर आंदोलन को लेकर आवाज उठाई थी, जिस पर पुलिस ने 5 मंदिर के समीप उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और लगभग 1.5 माह तक कई लोग हल्द्वानी, नैनीताल और बागेश्वर जेल में बंद रहे थे। ऐसे में जिनमें से कुछ लोग वर्तमान समय में जीवित हैं और कुछ कार सेवक स्वर्गवासी हो गए। सौभाग्य का विषय है जो राम मंदिर बरसों की प्रतीक्षा के बाद अब बना है और इसमें हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे पिताजी भी जो है राम मंदिर आंदोलन में सैकड़ों लोगों के साथ में उनके जो है नेतृत्व में 5 मंदिर से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करा था जब वो राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो मैं अपने लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी भी इस आंदोलन में सहयोगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के सराय तरीन होली चौक स्थित मो अहमद का मकान शॉर्ट सर्किट से लगी चिंगारी के कारण उस समय तहस नहस हो गया जब चिंगारी ने पॉलिथीन को अपनी चपेट में ले लिया। जी हां, शॉर्ट सर्किट की वजह से देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया और चिंगारी आग के रूप में तब्दील होकर बढ़ती चली गई, जिसका नतीजा ये रहा कि आग ने छत में लगी लकड़ी की कड़ियों में शोले लगा दिए, जिस कारण गरीब का रसोई घर से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि सहित घर का जरूरती सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसी के साथ बहन की शादी के लिए जुटाया सामान भी तहस नहस हो गया, जिस कारण गरीब को लाखों का नुकसान हो गया। वहीं पीड़ित गरीब मोहम्मद अहमद ने बताया, शाम के समय शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने ऐसा भयंकर रूप लिया कि घर की छत तक गरीब के सर से उतर गई और जलकर गिरी
कड़ियों के कारण मकान की दीवारें तक जमीन दोज हो गईं। घर का सामान तो राख हुआ ही, साथ ही साथ जैसे तैसे जोड़ा गया। वहीं बहन की शादी का सामान भी जलकर राख हो गया। अनुमानित लगभग 2 लाख का नुकसान आग के कारण हुआ। घर के परिजन आग बुझाने का प्रयास करते करते पुलिस को सूचना देना ही भूल गए। जो भी था सामान गृहस्थी का था, सब कपड़े वपड़े ये वो, फ्रिज वॉशिंग मशीन सब पूरा, मतलब जो फैमिली का होता है गृहस्थी में सामान वो सारा था। कुछ बहन की शादी के लिए भी जोड़ रखा था सब, वो भी सब जल गया। तकरीबन सब कुछ जल गया, ऊपर कुछ नहीं बचा। अच्छा, मौके पर पुलिस आई नहीं होगी? नहीं, मौके पर पुलिस नहीं आई जब आपने सूचना ही नहीं दी? जी जी, सूचना अच्छा, देने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद आपने तहरीर दी पुलिस को? नहीं, कोई तहरीर नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि थाना कैट क्षेत्र से एक राह चलते व्यक्ति द्वारा एक कार चालक का वीडियो बनाया गया। वीडियो में एक कार चालक द्वारा असलाह दिखाकर गाली गलौज करते हुए धमकाया जा रहा था। बता दें कि वीडियो एसएसपी देहरादून के संज्ञान में आने पर एसएसपी देहरादून द्वारा तत्काल थाना प्रभारी कैंट को कार चालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही एसएसपी देहरादून के दिशा निर्देश उक्त कार चालक की तलाश की गई तो उक्त वाहन चालक व्यक्ति विवेक अग्रवाल का होना पाया गया। साथ ही आपको बता दें कि तत्काल पूरे प्रकरण की जानकारी करते हुए विवेक अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई व आसपास जानकारी की गई तो अंकुर कुमार निवासी जीएमएस रोड बल्लीवाला द्वारा अवगत कराया गया कि विवेक अग्रवाल द्वारा उसको मारने की नीयत से उससे रोककर अपने लाइसेंसी गन से उस पर फायर किया गया और उसको डरा धमकाकर एसएसपी देहरादून के निर्देशानुसार तत्काल अभियुक्त विवेक अग्रवाल के विरुद्ध आईपीसी और 30 आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत कर उसको गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड स्पेशल में बरसात बस इतना ही। नमस्कार।